नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 नवंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए जो रणनीति की श्रृंखला है ये आयोजित करी जा रही है। ये आज रात इसी YouTube चैनल पर 9 बजे प्रसारित करी जाएगी। कैसे आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन सी बुक लिस्ट आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेस से आपको यहां पढ़ना होता है, किसी सब्जेक्ट के किस पोर्शन में ज्यादा आपको ध्यान देना है, सारी चीजें इस क्लास में बताई जाएंगी, तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आ रहा है पृष्ठ संख्या 6 पर। इसको आप अपने सेकंड पेपर से दौड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग सरकारी नीतियों के बारे में बात करेंगे। देखिए इस आर्टिकल में ना बेसिकली जो राइटर हैं वो कुछ पॉइंट्स यहां पर बताते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमारी मुख्य उत्तर परीक्षा और हमारे एस्से के लिए आपको नए नए पॉइंट्स देगा। यहां पर देखिए दो चीजों की बात हो रही है। जैसे इस आर्टिकल को ना समझने से पहले आपको एक चीज बेसिक सी समझनी होगी कि जैसे बात करते हैं किसी आपदा की, डिजास्टर की, या बात करते हैं मान लीजिए जलवायु परिवर्तन की, ठीक है, तो यहां पर दो चीजें आपको समझनी होंगी। पहली चीज, जैसे कई बार जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत दो शब्दों का यूज होता है। एक तो यूज होता है जलवायु शमन का और दूसरा होता है अनुकूलन का। ठीक है, शमन का मतलब हो गया मिटिगेशन, अनुकूलन का मतलब हो गया एडेप्शन। तो यहां पर शमन का मतलब क्या है? शमन का मतलब है कि भाई देखो जलवायु परिवर्तन होता क्यों है। ये होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और ग्रीन हाउस गैसेस का स्रोत क्या होता है? जो भी हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण होता है वहां से। तो यदि हमें जलवायु शमन के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि जलवायु परिवर्तन को होने से रोको। इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को होने से रोको। इसका मतलब है कि जो प्रदूषण हो रहा है उसको होने से रोको। तो शमन का मतलब हो गया उस चीज को होने ना देना। अनुकूलन का मतलब क्या हो गया? अनुकूलन का मतलब हो गया कि भाई एक बार जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है, हमने इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करा जिससे जलवायु में कई सारे चेंजमेंट देखने को मिले। तो अब चूंकि जलवायु परिवर्तन हो गया है, हीट वेव आ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा आ रहा है, चक्रवात आ रहे हैं, अब उस जलवायु परिवर्तन से लड़ा कैसे जाए? लड़ने का मतलब है कि उसके अनुकूल अपने आप को कैसे बनाया जाए। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है कि घटना को होने ही मत दो, और दूसरा है कि जब घटना घटित हो गई है तो अब उसके अनुसार अपने आप को कैसे यहां पर ढाल सकते हैं। सेम एज इट इज यहां पर देखिए दो शब्दों का यूज होगा, एक है फायर फाइटिंग और एक है फायर प्रूफिंग। फाइटिंग का सीधा सा मतलब होता है कि भाई कोई भी आपदा आ गई, ठीक है, वो प्राकृतिक आपदा हो सकती है, वो मानव जनित आपदा हो सकती है, हमने उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं करी थी, हमारे पास कोई भी रणनीति नहीं थी। अब चूंकि अकस्मात वो आपदा आ गई है तो अब हमें उसे कैसे लड़ना है, तो इसका मतलब हो गया फायर फाइटिंग। फायर प्रूफिंग का मतलब यह हो जाता है कि हमारे पास पहले से ही कोई प्लान रहता है, कोई रणनीति रहती है कि भाई हमें इस आपदा को या इस संकट को इस तरीके से डील करना है। तो यहां पर राइटर जो है वो ये बताते हैं कि फायर प्रूफिंग इंडिया फ्रॉम ग्लोबल टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है जो विश्व में किसी भी प्रकार का अशांति उत्पन्न होती है, तो उससे इंडिया को क्या करना है। फायर फाइटिंग के बारे में यहां बात नहीं होगी, यहां बात होगी फायर प्रूफिंग के बारे में। अर्थात कि यहां पर हमको पहले से ही अपना कोई प्लान बनाना चाहिए, अपनी कोई रणनीति बनानी चाहिए और आने वाली किसी भी समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि जब वो समस्या एकदम हमारे सर पे खड़ी हो जाए उसके बाद हम उन सब चीजों की रणनीति बनाएं। अब देखिए यहां पर बात हो रही है कि कोई भी जियोपॉलिटिकल मुद्दा ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ या और किसी देशों में, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो एक इनडायरेक्टली उसका असर विश्व में सभी देशों पर पड़ रहा है, चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा हो, कोयला हो, क्रूड ऑयल हो, सब में महंगाई बढ़ रही है। दूसरा यहां पर बात करी जाती है जब खुद की सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो हमें क्या करना है, इसमें रिएक्टिव जो रिस्पॉन्स हम करते हैं। तो देखिए जैसे फायर फाइटिंग यहां पे लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता है। रिएक्टिव का मतलब है जैसे ही कोई घटना हुई हमने तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया। और जबकि फायर प्रूफिंग का क्या मतलब होता है कि हमने पहले से प्लान बनाया हुआ था कि ऐसा कुछ होगा तो हम इस तरीके से काम करेंगे। और जबकि देखिए फायर फाइटिंग जो होता है ना, इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि हमारी तैयारी में कमी थी, हमारी जो क्षमता है उसमें कमी थी। ठीक है, तो ये सब किस चीज में होता है, फायर फाइटिंग में। तो हमें ऐसा नहीं होना है।
अब अगर इंडिया के अंदर के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर देखिए सामाजिक रूप से जिस तरीके से विषमता पाई जाती है, हालांकि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, परंतु यही जब विविधताएं कभी कभी क्या होता है कि किसी अशांति का कारण बन जाती हैं। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, इन सब बेसिक बेसिक मुद्दों पर क्या होता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर उसकी मंशा ठीक नहीं है तो कोई भी फेक न्यूज फैला के या इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करके इन सारे मुद्दों में भारत के अंदर अहिंसा फैला सकता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है। हमें फायर प्रूफिंग करनी है कि यदि कोई मॉब लिंचिंग की घटना होती है या फेक न्यूज की घटना होती है तो हम किस तरीके से इन सब घटनाओं से लड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे राइटर बताते हैं कि देखो हमारा लक्ष्य क्या है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, और उसके बाद हमारा लक्ष्य होगा $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का। तो ये हम लक्ष्य जो है आर्थिक रूप से हम तभी पा सकते हैं जब यहाँ पे राइटर बताते हैं क्या हमें दो काम करने होंगे, एक तो अपना आंतरिक और एक बाह्य, दोनों ही जगह हमको किसी भी आपदा से निपटने के लिए फायर प्रूफिंग की जरूरत है। देखिए अगर आंतरिक की बात करेंगे तो आंतरिक में जैसे मैंने आपको बताया धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो अभी देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ जैसे बात करी जाती है नक्सलवाद की समस्या, इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसीज होती हैं उसकी समस्या, फेक न्यूज की समस्या, तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं ये हमारी आंतरिक समस्याएं होती हैं। बाह्य की बात करेंगे तो देखिए सीमा प्रबंधन की जो समस्या रहती है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो या किसी और देश के साथ कोई विवाद होता है या दो अलग अलग देशों में विवाद होता है परंतु उसका असर भारत पे दिखता है, तो ये सारे में हमको क्या करना है, फायर प्रूफिंग करनी है। अब जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है, जो वैश्वीकरण है वो बढ़ता जा रहा है, तो हर देश दूसरे देश से कनेक्ट होता है, हर देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, तो यहां पर एक सुरक्षा सबसे बड़ा चिंता आ जाता है। सुरक्षा में भी कौन सी सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा। इसके अलावा मुद्दों की बात करें तो एक्सट्रीमिज्म जो अतिवाद का मुद्दा होता है, हाइपर नेशनलिज्म, हाइपर देखिए अपने देश से तो सभी व्यक्ति प्यार करते हैं जो भी उस देश के नागरिक हैं, परंतु हाइपर नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि सिर्फ अब अपने देश का ही विकास चाहते हैं, वो किसी दूसरे देश का विकास नहीं चाहते। तो ये भी एक कभी बड़ी बहुत बड़ी चुनौती बन के आ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की या चाइना की, तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे रहते हैं जो हाइपर नेशनलिज्म के शिकार हैं और वो क्या करेंगे, वो अपने देश को तो बढ़ाएंगे ही परंतु दूसरे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो कई बार छद्म युद्ध के माध्यम से या साइबर वॉर के माध्यम से वो भारत का कई बार नुकसान करने का कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी हमको क्या करना है, फायर प्रूफिंग करनी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिस तरीके से संसार में जो गरीबी है, संपत्ति है, वो सबकी समान नहीं है। जो अमीर व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा अमीर है, जिनके पास पैसा नहीं है वो बहुत ज्यादा गरीब है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती सामने आती है। अब राइटर यहाँ पे बताते हैं, देखिए जिस तरीके से यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के बाद चाइना जो है वो अपने आप को सेकंड मोस्ट पावरफुल देश बताता है। तो और चाइना हमारा पड़ोसी भी है और जिस तरीके से चाइना के साथ हमारी जो छिटपुट घटनाएं होती हैं तो उसको भी केंद्र में रखते हुए हमें एक ठोस रणनीति की यहाँ पर जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लद्दाख में उन्होंने हमारे सैनिकों के साथ झड़प कर ली और फिर झड़प करके हमारे पास पहले से कोई प्लान नहीं था तो हम क्या करें, उसी समय फायर फाइटिंग करने लगे। नहीं, हमें फायर प्रूफिंग करनी है। वहां पर जिस तरीके से सरकार के द्वारा रोड्स बनाई जाती हैं, जिस तरीके से वहां पर जो आर्मी के और एयरफोर्स के बेसेस हैं वो बनाए जाते हैं, जिससे कल को अगर सामने से कोई भी मोर्चा खोलता है चाइना तो हमारे पास पहले से ही उससे जुड़ा हुआ एक प्लान होगा। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि जो भारत है उसके आने वाले सालों में उसके दो लक्ष्य सबसे मेन है। एक तो लक्ष्य है कि हमको 2047 तक एक विकसित देश बनना है। दूसरा कि जिस तरीके से चाइना जो है वो अपनी पावर बढ़ाता चला जा रहा है तो उससे जो भारतीय उप महाद्वीप है उसमें चाइना को किस तरीके से कंट्रोल करें और भारत जो है वो अपना वहां पे प्रभुत्व किस तरीके से बनाए। अब देखिए यहां पर डिप्लोमेसी की बात करते हैं। फायर प्रूफिंग तो हमको करनी है परंतु ये देख सुन के करनी है कि हमारा अपना हित क्या है। ठीक है, जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम एक संप्रभु राज्य हैं, तो अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियां हम स्वयं डिसाइड करते हैं, कोई दूसरा हमको नहीं बताता है। भले ही रूस यूक्रेन युद्ध में जो पश्चिमी देश थे, अमेरिका था, तो उसने रशिया पे प्रतिबंध लगाया कि हमको ऑयल नहीं खरीदना है, परंतु हमें पता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और उन ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने के लिए हमने उनसे ऑयल खरीदा। S-400 के लिए मना करा जाता था बट हमने वो भी रशिया से परचेज करा। तो हमें क्या किससे संबंध रखने हैं किससे नहीं रखने हैं ये हम स्वयं डिसाइड करते हैं। तो यही डिप्लोमेसी कहलाती है, यानी कि हमको अपना हित सबसे आगे देखना है। तो अगर चाइना को काउंटर करने के लिए हमको यूएसए की हेल्प चाहिए तो ये भी हमको लेनी चाहिए। और यूएसए का भी सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर है वो चाइना है, तो यूएसए भी
लगातार कोशिश करता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में या अगर हिंद महासागर की बात करते हैं तो वहां पर इंडिया उसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार साबित हो सकता है। उसी तरीके से भारत जो है वो यहाँ पर रणनीति बना सकता है किस चीज को लेके, जो पॉवर्टी है इसको किस तरीके से हटाया जा सकता है। और ये इंडिया लेवल पर भी और विश्व के लेवल पर भी जो शिक्षा का मुद्दा है, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात हो रही है, सार्वभौमिक शिक्षा, उसके ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, कैसे किस तरीके से मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट करी जा सकती हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसको किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर भी हमको फायर प्रूफिंग की जरूरत है, क्योंकि देखो ना, ये एक तरीके का चैलेंज ही तो है, ये एक तरीके की फायर ही तो है, एक तरीके की आपदा है। जितनी गरीबी बढ़ेगी तो और ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी, जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी तो उतनी और ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। तो इन सब से लड़ने के लिए भी हमको प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया के सामने अगर बात करते हैं तो इतनी लार्ज पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में विविधताएं बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो धर्म के रूप से हो, संस्कृति के रूप से हो, भाषा के रूप में हो, ठीक है। तो इतनी विविधताओं को एक साथ एक ही कानून के अंतर्गत रखना एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर आ जाती है। तो इसी चुनौतियों से, इन्हीं सारी चुनौतियों से निपटने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है? फायर प्रूफिंग की। चलिए अब अगले आर्टिकल की तरफ नजर डालते हैं। अगला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 12 पर मिलेगा। इसको आप सेकंड और थर्ड दोनों ही पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग सरकारी नीतियों के बारे में बात करेंगे और आर्थिक विकास के बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इस आर्टिकल में यह लिखा है कि जो केंद्र सरकार है उसने क्या करा है कि ई कॉमर्स के रिव्यूज जो होते हैं उनके लिए एक मानक डिसाइड करा है। अब देखिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप गए अमेजॉन पे, ठीक है, अमेजॉन की वेबसाइट में आप गए, आपको एक कोई एक्स कंपनी का फोन पसंद आता है, ठीक है, बट वहां पर क्या है, सबसे बड़ी एडवांटेज इन सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की क्या होती है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। विंडो शॉपिंग का क्या मतलब है कि हम बहुत सारी चीज़ों को आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं। आप किसी अगर दुकान में अगर आप जाओगे तो इतनी सारी चीज़ें आपको चेक करने के लिए वो ना ऑब्जेक्शन कर देगा कि भाई साहब आपको लेना है कि नहीं लेना है। बट ऑनलाइन जो ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, आप हर प्रोडक्ट चेक कर करके देखते हो। दूसरा क्या होता है कि हर प्रोडक्ट के नीचे आप देखते हो तो उसका एक रिव्यू लिखा होता है, जितने लोगों ने उसको यूज करा होता है वो उसके बारे में लिखते हैं। कोई 1 स्टार देता है, कोई 2 स्टार, इसी तरीके से कोई 5 स्टार देता है और वहां पर अपने कमेंट्स लिख देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मत लीजिएगा, इसमें इसका कैमरा नहीं अच्छा है, इसकी साउंड नहीं अच्छी है, ये फोन स्लो हो जाता है। इस तरीके के रिव्यूज जो हैं वो हर यूजर अपने अपने देता है। तो यहां पर केंद्र सरकार ने ये डिसाइड करा है कि भाई ये जो रिव्यू सिस्टम होता है ना, ये एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो अमेजॉन जैसी कंपनीज होती हैं या जो भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो वो कुछ पैसे देके किसी थर्ड पार्टी से ये सब रिव्यूज लिखवा लेते हैं जिससे कि वो उनका जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो और ज्यादा बिके, जबकि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है। तो यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से कौन आएगा इन सब रूल्स को लेके, तो आपको पता होना चाहिए BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इन्होंने क्या निकाला है कि जो नकली और भ्रामक समीक्षाएं होती हैं, समीक्षाएं का मतलब वही रिव्यू होते हैं, ठीक है, इससे क्या है यूजर को बचाने के लिए कुछ नियम निकाले गए हैं, कुछ मानक निकाले गए हैं, कुछ पैरामीटर्स यहां पर डिसाइड करे गए हैं। पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में इस चीज को पहले टेस्ट की तरह करा जाएगा और ये जब सक्सेसफुल होता है तब इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए BIS के बारे में। तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है इसने तैयार करा है। जो कानून लागू होता है तो ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा, ये नंबर याद रखिएगा, ठीक है, इसके अंडर में ये चीजें लागू होंगी। और अगर कोई व्यक्ति जो यहां पर नियम लिखे हुए हैं इसका उल्लंघन करता है, ठीक है, यानी कि इसको तोड़ देता है या फिर गलत तरीके का वहां पे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है, उसके लिए उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। देखो अभी तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रायल बेसिस पर है, उसके बाद जाके ये कंपलसरी हो जाएगा। तो जब भी ये कंपलसरी हुआ ना, उसके बाद बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है। जैसे ही ये चीज कंपलसरी हो जाएगी, फिर कोई भी यूजर हो, ठीक है, आप हम कोई भी यूजर हैं, उनके साथ अगर उन्हें लगता है कि इस कंपनी ने फ्रॉड करा है, इस प्रोडक्ट में रिव्यू में कुछ और लिखा था बट ये प्रोडक्ट कुछ और निकला, तो यहां पर हम लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं। बेसिकली यहां पर पैरामीटर में बोला गया है कि जो भी रिव्यू लिखता है और जो उसको एडमिन करता है, जो उसको देखता है, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल रिव्यू लिखोगे और फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, आप देखते हो रिव्यूज पढ़ते हो तो उसमें अजीबोगरीब नाम आते हैं। बहुत सारे यूजर्स के ऐसे रिव्यू आते हैं जिनके उनके सही नाम वहां पे नहीं लिखे होते हैं, कोई भी नाम लिखा होगा, है ना, जैसे एनाकोंडा लिखा होगा। अब एनाकोंडा तो किसी का नाम नहीं है, तो बट लिखा होगा कि एनाकोंडा ने 5 लाइन का रिव्यू दे रखा है। तो ये भी अब से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है इसमें। जब भी कोई व्यक्ति
मान लीजिए अमेजोन से सामान लेता है, उसमें कोई रिव्यू लिखना चाहता है, तो अमेजोन के पास ना उस व्यक्ति का जो टेलीफोन नंबर होता है या एसएमएस द्वारा किसी भी तरीके से उस व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए कि नहीं, ये व्यक्ति जो है वो जेन्युइन है, ये कोई फेक अकाउंट नहीं है। ठीक है। अब ये फेक अकाउंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एसएमएस के द्वारा कंपनी इसको भेज के पता करेगी, या फिर कोई लिंक इनको भेजेगी, या फिर कई बार आपने देखा होगा कैप्चा लिखा होता है। कैप्चा का मतलब क्या होता है, एक बॉक्स बना होता है और यहाँ पर टेढ़े मेढ़े से ऐसे करके ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते हैं। ठीक है। तो उनको यहाँ पर क्या होता है, लिखना होता है। तो इसी टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, कैप्चा बोलते हैं। तो इसका भी उपयोग करने को यहाँ पर बोला गया है कि ये भी आप कंडीशन यहाँ पे लगा दो। मेन फोकस क्यों करा जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन सामान खरीदे तो उसको क्या हो, उसमें ट्रस्ट होना चाहिए और वो निर्णय भी सही ले सकें। कि अगर 5 मोबाइल फोन्स आपने देखे हैं तो सब में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिव्यूज हैं वो सब फेक हों। सही जेन्युइन रिव्यूज होंगे तो आप ये डिसाइड अच्छे से कर पाओगे कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है। यहां पर भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 2016 का अधिनियम था, BIS अधिनियम, उसके अंतर्गत में इसको बनाया गया है। बेसिकली अगर इसके काम की बात करें तो इसका काम ही होता है कि जो भी वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनका मानकीकरण करना है। किस तरीके की वस्तु उसको बनाया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ों का उसमें इस्तेमाल करा जा सकता है, और बेसिकली उसकी क्वालिटी कैसी होगी, यानी कि गुणवत्ता कैसी होगी। इस चीज़ के लिए BIS जो होता है वो जिम्मेदार होता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें ना, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको मिलेगा, नई दिल्ली में। 5 इसके रीजनल ऑफिसेज भी आपको मिलेंगे, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है। इन चीज को भी याद रखिएगा। अगला आर्टिकल आपको देखिए पृष्ठ संख्या 12 पर मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर सरकारी नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहां पर देखिए, सरकारी नीतियों का यहां पे मतलब क्या है। पहली बार भारत के अंदर भारत की पहली जो सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी है, यानी कि जो आत्महत्या होती है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, इसके लिए भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है। तो ये आर्टिकल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आने वाले समय में इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं। तो अब चूंकि ये पहली बार आया है तो यहीं से इसको ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। पहले थोड़ा सा एक बार आत्महत्या के पॉइंट पे जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए NCRB के बारे में। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए, NCRB जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो NCRB की लेटेस्ट 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइडल डेथ जो थी, उसके कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं। बाद में हम लोग पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर यहां पर सिटीज की बात करें ना, सबसे ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ये सब आंकड़े ना आप अपने मुख्य उत्तर परीक्षा में यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये बात करी जाए कि कहां पे सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं, तो उसमें सबसे ऊपर नाम किसका आता है, दिल्ली का आएगा। फिर बात करेंगे तो चेन्नई है, थर्ड नंबर पे बेंगलुरु है, और फोर्थ नंबर पे मुंबई है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसको आप कोट कर सकते हो। ये जो आंकड़ा है ये उनकी रिपोर्ट से मैंने निकाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है, 2017 से लेकर अगर 21 की बात करें तो जो आत्महत्या की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो 1,64,000 के आसपास जो आत्महत्याएं हैं वो 2021 में भारत के अंदर देखी गई हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टेट बताऊं, जैसे अभी आपने शहरों के बारे में देखा है, तो सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या जिस शहर में होती है तो उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है, फिर तमिलनाडु है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है, फोर्थ पे वेस्ट बंगाल है, और चौथे 5वें पे कर्नाटका है। ये भी चीजें याद रखिएगा। इन्हीं को अगर आप मिला दोगे ना तो 50% जो देश की आत्महत्याएं होती हैं वो अकेले इन्हीं राज्यों में होती है। अब अगर रिपोर्ट की बात करें जो अभी करंट में पॉलिसी आई है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये पॉलिसी आई है क्योंकि हमें आत्महत्या की मृत्यु दर में कमी लानी है। और वो कमी कितनी लानी है, 2030 तक 10% की कमी लानी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है। ये आप मेंस में कोट करेंगे तो इतनी कमी लानी है। और ये बहुक्षेत्रीय सहयोग है, इसमें कोई एक व्यक्ति का सहयोग या एक संस्था का सहयोग नहीं माना जा रहा है, इसमें बहुत सारे संस्थानों का सहयोग माना जा रहा है। एक निगरानी तंत्र इस्टेब्लिश करा जाएगा 3 वर्षों के अंदर अंदर, जो उसका काम केवल यही होगा कि आत्महत्या जो केसेस होते हैं उसके बारे में आंकड़े निकालना। अगर हर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर एक जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी आयोजन करा जाएगा। ठीक है। और इसकी टाइमलाइन भी 5 वर्ष है, क्योंकि देखिए एकदम से तो ये नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे जिले हैं। और वहां पर बेसिकली क्या होगा कि जो भी इसके रोकथाम की जो सेवाएं हैं, तो ऐसी भी यहाँ पर विभाग स्थापित करे जाएंगे। जो मनोरोग, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनोरोग बाह्य रोगी विभाग, तो ये हर जिले में खोला जाएगा और हर जिले में इस टाइप का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो सेवाएं हैं और जो ये विभाग है ये खोला जाएगा। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल कॉलेजेस हैं, तो वहां पर भी जो मानसिक कल्याण होता है ना, इससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं या जो सब्जेक्ट है उसको सिलेबस में ऐड करा जाएगा। इसका टाइमलाइन 8 वर्ष का है, इसको भी याद रखिएगा। अगर मेन कारण देखें कि आत्महत्या
व्यक्ति जो है वो कर क्यों रहा है, सबसे मेन कारण क्या है, तो पहले नंबर पे जो कारण आता है वो पारिवारिक समस्याएं आती हैं। दूसरे नंबर पे जो कारण आता है वो बीमारियां आती हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, ये मुख्य उत्तर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये एक मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन है, यानी कि समाज का भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया कि सरकार ने बोला है कि एक निगरानी तंत्र बना दिया जाएगा, तो अब इस निगरानी तंत्र का ही काम है कि आत्महत्या के लिए काम करना, नहीं। उस समाज के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी अपनी कोई संस्था बना सकते हैं, वो भी अपना कोई सिविल सोसाइटी टाइप की बना सकते हैं, जो अपने समाज के अंदर जिसको भी डिप्रेशन की या मानसिक रोगों की दिक्कत है या वो किसी परेशानी से जूझ रहा है, उससे जाके बात करके उसकी काउंसलिंग करना। तो यहाँ पर रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, एक आम इंसान का भी और सरकार का भी। तो दोनों को कोलैबोरेट होके ही यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और इसमें भी अगर 15 से 29 वर्ष की जो आयु है, इस आयु वर्ग के लोगों में सबसे मैक्सिमम ये केसेस देखे जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि यहाँ पर ना जितनी पॉजिटिव कन्वर्सेशन होगी, जितने काउंसलिंग होगी, एक बहुत अचूक इलाज की तरह इस आत्महत्या के रोग में कारगर साबित होगा। अगला आर्टिकल देखिए, प्रश्न संख्या 13 पर आपको मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। देखिए यहां पर क्या है कि जो कतर देश है, ठीक है, और चाइना, इन दोनों ने वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील जो है उसको यहां पर क्रैक किया है। सबसे पहले, अब देखिए कल ही हम लोगों ने कतर के ऊपर आर्टिकल डिस्कस करा था कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कतर की यात्रा पर गए हुए हैं। कतर में इस बार का फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है। अब यहां पर तीसरी न्यूज कतर से आ गई कि चाइना के साथ उसने ये डील क्रैक करी है। अब देखिए ये जो बेसिकली डील हुई है ना, तो ये जो गैस है यहां पर, वो कौन सी गैस है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी गैस है, ठीक है। एक बार इसको मैप में समझते हैं। अब देखिए ये सवाल ना मैपिंग की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर कतर के अंदर एक जगह है, उसको बोलते हैं नॉर्थ फील्ड, ठीक है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा नॉर्थ फील्ड किस देश का हिस्सा है या किस लिए फेमस है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये जो देश है ये कतर है, ये कतर की कैपिटल दोहा है। अब यहां पर आपको पता होगा ये सब एरिया पर्शियन गल्फ का है, ठीक है। अब पर्शियन गल्फ का जो भी ये एरिया आता है, ये सब समुद्र है। तो समुद्र में यहाँ ये जो आप डैश लाइन देख रहे हो, इसके इधर आपको यहाँ पर ईरान देखने को मिलेगा, इसके इधर, यानी कि ये वाली जो सीमा है वो कतर के पास आती है, ये वाला जो क्षेत्र है वो ईरान के पास आता है। तो उसमें से ये जो आप ब्लू कलर का एरिया देख रहे हो, इसी को नॉर्थ फील्ड बोलते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा कतर के पास है और ये वाला हिस्सा ईरान के पास है। तो यहीं पर नॉर्थ फील्ड फेमस किस लिए है? ये फील्ड फेमस है यहाँ पर गैस और ऑयल फील्ड के नाम से। एक दूसरे डायग्राम में आपको दिखाता हूं, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये पर्शियन गल्फ था, ये कतर है। तो ये वाली जो फील्ड आप देख रहे हो, इसी को हम लोग नॉर्थ फील्ड बोलते हैं। इसी के अंदर से ईरान क्या करता है, जो नेचुरल गैस या ऑयल है उसको निकालता है। कुछ यहां पर ये पाइपलाइंस भी आपको दिख रही होंगी, अगर आप देखोगे तो ये गैस पाइपलाइन को दिखा रहा है। तो इसका नाम है डॉल्फिन पाइपलाइन, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, डॉल्फिन पाइपलाइन काफी फेमस है। तो ये पूछ सकते हैं कि इसका संबंध किस चीज से है। तो यहीं से, इसी नॉर्थ फील्ड से जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसको निकाला जाएगा। और कहां पर ये गैस जाएगी? ये जाएगी चाइना के पास। ये वाली डील यहां पर हुई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट ये कतर की कंपनी है और चाइना पेट्रोलियम एवं केमिकल कॉरपोरेशन ये चाइना की कंपनी है। इन दोनों के बीच में जो डील हुई है उसके अंतर्गत ये बोला जा रहा है 4 मिलियन टन जो प्राकृतिक गैस है, जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो कतर से चाइना जाएगी। अब देखो इसको आप इस एंगल से भी सोचो कि रूस और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उससे एक तो आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। तो हर देश कोई ना कोई विकल्प तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अब यूरोप में इस युद्ध का सबसे बड़ा संकट ये आ रखा है कि भाई इस समय क्या है, अब आ रहे हैं विंटर्स, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आने वाली है या मोस्टली आ ही गई है। अब और यूरोपियन वो उच्च अक्षांशों में रहते हैं, तो वहां तो और ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता है। तो उनकी सबसे ज्यादा ऊर्जा आवश्यकताएं यही विंटर्स में होती है। अब आपने जैसे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में सुना होगा, तो उसमें भी विस्फोट हुआ। अब वो किसने कराया? यूक्रेन बोलता है रूस ने कराया, रूस बोलता है पश्चिमी देशों ने कराया। तो इसी ऊहापोह में क्या हुआ कि उससे गैस की जो आपूर्ति थी वो भी बंद हुई। अब यूरोप के अंदर बहुत बड़ा संकट एक ऊर्जा को लेके है। अब ये जो नॉर्थ फील्ड मैंने आपको दिखाई ना, इससे पहली बार चीन देश है जो यहां पर नॉर्थ फील्ड से गैस लेगा। इसी से एक और चीज याद रखिएगा, अब देखिए इसकी डील हुई है ना, तो इन्होंने अपना प्रोडक्शन, यानी कतर ने नॉर्थ फील्ड में अपना प्रोडक्शन जस्ट बढ़ा दिया है। 60% से भी ज्यादा इन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट करा है। इनका कहना है कि 2027
यहाँ पे 60% से ज्यादा यानी कि 126 मिलियन टन प्रति वर्ष का विस्तार यहाँ पर ये लोग करेंगे, जिसमें से 4 मिलियन टन जो है वो किसको निर्यात कर दी जाएगी, चाइना को। तो ये देखिए मैपिंग की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट था, प्लस एक करंट अफेयर्स की न्यूज है, इसकी दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 10 पे देखने को मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़ सकते हैं। अब देखिए यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए इनकी जो विजिट है वो इंडिया हो रही है। तो अब जब इन लोगों के बीच में जो बात होगी उसके बारे में जो न्यूज आएगी उस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इस न्यूज में चूंकि यूएई के विदेश मंत्री एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है विदेश मंत्रियों की, जब भी एक देश से दूसरे देश में उनका आवागमन होता है या उनकी यात्राएं होती हैं या डिफेंस मिनिस्टर की यात्राएं होती हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की यात्राएं होती हैं, तो दोनों देशों के बीच का जो करंट अफेयर्स होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके पहले के जो संबंध होते हैं उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर यूएई की दृष्टि से बात करेंगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि चाइना और यूएसए, इनके बाद अगर हमारा थर्ड सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो यूएई है, तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है यूएई। जो हम अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो टोटल हमारे जितना आयात होता है उसका 8% हम यूएई से लेते हैं। दूसरा, आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे भारतीय जो हैं वो यूएई में जाके जॉब करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन के आसपास जो भारतीय हैं वो कहाँ पे रहते हैं, यूएई में। अगर हम लोग संबंधों की बात करते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सीईपीए है, ठीक है, जिसको आर्थिक साझेदारी समझौता बोलते हैं, ये हमने यूएई के साथ साइन करा हुआ है। चलिए कमेंट करके बताइए सीईपीए जो है वो है क्या। दूसरे अगर समझौते की बात करें तो वो I2U2 है, ये अभी लेटेस्ट समझौता हुआ था। हालांकि दोनों ही समझौते 2022 में हुए हैं, तो दोनों ही प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत, इजराइल, यूएई और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो इस ग्रुप का मेंबर है। मेन फोकस इनका किस पे रहेगा, व्यापार में और निवेश में। किस चीजों में, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। चूंकि मैंने आपको बताया व्यापार और निवेश इनका मुख्य लक्ष्य है, तो ये निवेश करेंगे किसमें, तो इन सब मुद्दों पर। और ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो हर देश के लिए चैलेंज बन के सामने आते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे केवल फूड सिक्योरिटी की बात कर लेना, तो भारत में क्या है, भारत अपने एरिया की जमीन देगा, वहां पर यूएई जो है वो ऐसे जो फूड पार्क्स होते हैं ना, इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स, उनको डेवलप करने के लिए $2 बिलियन का निवेश करेगा यहां पर। इसमें यूएसए और इजराइल जो है वो यहां पर संसाधन का यूज करेंगे, या फिर यहां पर बात करी जा रही अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है उसका उपयोग यहां पर करेंगे। तो आप देखो कि एक फूड पार्क जब बन के तैयार होगा तो जमीन भारत की होगी, पैसा यूएई का होगा, इजराइल और यूएसए की वहां पर डिजाइन टीम, या बात कर ली जाए जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहां पर यूएई जो है वो हमारे साथ इस ग्रुप में काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया, तो इतिहास में अगर उठा के देखोगे तो 1972 से हमारे यूएई के साथ रिलेशन है। 2017 की बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस में इनको अतिथि के रूप में भी बुलाया गया था। आपको यह भी पता होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री को एक सम्मान मिला है जिसको जायद मेडल के नाम से जानते हैं, तो वो भी यूएई के द्वारा दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड नंबर पे व्यापार आता है, तो अगर 2021 की बात करेंगे तो $60 बिलियन का व्यापार हमने यूएई के साथ करा है। टारगेट क्या है कि नेक्स्ट 5 सालों में जो ये ट्रेड होगा उसको $100 बिलियन का लक्ष्य है हमारा। और ये लक्ष्य केवल उत्पाद का है, ठीक है। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज, दो चीजों में ट्रेड होता है, तो ऐसा नहीं कि दोनों का मिला के 100 बिलियन है। ये केवल गुड्स का है। अगर सर्विसेज की बात करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा $15 बिलियन है। तो अगर टोटल बात करी जाएगी तो $115 बिलियन जस्ट हमको डबल करना है आने वाले 5 वर्षों में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। एक और चीज यहां पर मैं मेंशन कर दूं कि देखिए जो यूएई की लोकेशन है आपने मैप में देखा होगा, और इसी के पास यहां पर पड़ता है ईरान, ठीक है। और ईरान पे हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह है चाबहर। तो यहां पे जब सिक्योरिटी की बात आती है ना, चाबहर की सिक्योरिटी की, तो वहां पर भी हम यूएई की मदद ले सकते हैं। तो अगर स्ट्रैटेजिकल बात करें रणनीतिक रूप से, तो भी यूएई हमारा बहुत बड़ा एक साझेदार साबित हो सकता है। चलिए, पहला प्रश्न तो मैंने आपसे पूछा, आपको बताना है सेपा एग्रीमेंट के बारे में। दूसरा प्रश्न आपको बताना है, अभी COP27 की जो मीटिंग हुई है उसमें एक अलायंस बनाई गई है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, शॉर्ट फॉर्म में MAC बोलते हैं। भारत भी इसका सदस्य है। आपको बताना है ये जो अलायंस है, संगठन है, उसमें कौन कौन से देश हैं और ये किस लिए बनाई गई है। अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय युवाओं में आत्महत्या से होने वाली मौतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा करनी है। भारतीय युवाओं में ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताने हैं।
दूसरा प्रश्न है, भारत में ई कॉमर्स नियमन पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी ई कॉमर्स नीति पर फिर से विचार करना चाहिए? दोनों प्रश्नों को लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। मुझसे यदि आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पढ़ाई से संबंधित, अपनी रणनीति से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। ठीक है, तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।